हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ और आप देख रहे हैं रेड एकेडमी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपने आगामी बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए मजबूती से तैयारी में जुटे हुए हैं। और इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग ने हिस्ट्री का यानी इतिहास का पिछले सालों में पूछे गए जितने भी सवाल थे उसको इकट्ठा करके आपके लिए हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है ना। ये वीडियो 4 भाग में है और उसका लिंक, उसका जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखें ताकि आपको समझ में आए कि जो क्वेश्चंस है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग अब आज से पॉलिटी के PYQs को भी शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को मस्त तरीके से, है ना, मजबूती से कीजिए। तो इसीलिए हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, न्यायिक रिट परमादेश मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो न्यायिक रिट किसे कहते हैं समझते हैं। तो रिट क्या है? एक किस्म का आदेश है और ये आदेश कौन देता है? तो अदालत देती है, यानी कोर्ट देती है। ठीक है, अदालत देती है। तो अदालत जो है ये रिट किस लिए देती है? किसी विशेष संस्था को या व्यक्ति को देती है। और किस लिए देती है? तो विशेष कार्य करवाने के लिए देती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो रिट है जैसे रिट कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के हैं, जिसका नाम है, हम लोग यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं, हेबस कॉर्पस। ठीक है, हेबस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस। तीसरा है सटोरियारी। चौथा है प्रोहिबिशन और पांचवा है कोरेंटो। ठीक है, तो यहाँ पर हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि मेरा शरीर से आपके पास शरीर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। मैंडेमस का अर्थ होता है कि हमारा आदेश। ठीक है, यहाँ पर परमादेश जो बोल रहा है, परम आदेश ये हो गया। तो यहाँ पर आदेश एक वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो सर्टियरी का मतलब होता है प्रमाणित करना, यानी प्रमाणित होना, है ना। और ये कोवेरेंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, और इसका मतलब होता है निषेध। इसका मतलब होता है निषेध। ठीक है, अब एक बात और समझ सकते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट को जारी कर सकता है। उसी तरीके से हमारा हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय जो है, ये संविधान के किस अनुच्छेद से, यानी 226 जो अनुच्छेद है उसके तहत रिट जारी करने का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय संविधान सभा जो है इसलिए स्थापना हुई थी ताकि हम लोग संविधान को निर्माण कर सकें। संविधान निर्माण के लिए, है ना, संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है और ये 1946 में थे। सिर्फ और सिर्फ वर्ष पूछा गया है तो एकदम याद रखिएगा, 1946 की बात है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? ठीक है, तो ये 10वां जो संशोधन है, ठीक है, 10वां जो संशोधन है, संविधान संशोधन, ठीक, संशोधन है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये प्रथम अनुसूची से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची का संशोधन करके इसमें ये किस लिए किया गया था? तो दादरा और नगर हवेली के लिए किया गया। दादरा और नगर हवेली के लिए किया गया था। ये ना पुर्तगाल से
पुर्तगाल से इसको छुड़ा करके अपने में सम्मिलित किया गया था। ये कब की बात है? तो 1961 की बात है ना, 1961 की बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये देखिए यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन 2025 की है, ठीक है। तो उस समय डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जो थे, उस समय बिहार के 42वें, कितने नंबर के याद रखिएगा, 42वें राज्यपाल बने थे, ठीक है, राज्यपाल बने थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम ये वीडियो देख रहे हैं 2026 की, तो इस समय हमारे 43वें जो राज्यपाल हैं, है ना, बिहार के 43वें जो राज्यपाल है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, अता हसनैन, क्या नाम है, अता हसनैन। ये रिटायर्ड है, क्या है, आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और ये हमारे बिहार के राज्यपाल है। अभी करंट में लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे बिहार के राज्यपाल है। उससे 2000 जब ये परीक्षा ली गई थी 2025 में, उस समय कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान थे। ये करंट वाला याद रखना एकदम जरूरी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली भाषाओं का शामिल करने के लिए किस वर्ष कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया? ठीक है, तो देखिए, जब हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था, लागू किस वर्ष हुआ था, है ना, लागू जब हुआ था 1950 में, तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। अभी जो है 22 भाषा है ना, संविधानिक तौर पर हमारे पास कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार जो है सिंधी लैंग्वेज को, ठीक है, यानी सिंधी लैंग्वेज को संविधान से जोड़ा गया, जो कि 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन था, जिससे सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ठीक है। उसी तरीके से हमारा 71वां जो संविधान संशोधन था, उसमें हम लोग को नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, नमक से याद रखिएगा, ये नेपाली है ना, ये क्या है? नेपाली, है ना, ये मणिपुरी है और ये कोंकणी है, ये नमक से आप याद रखिएगा। 71वां में नमक खाया होगा आपने, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां, है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 92 जो 2003 में होता है, ये संविधान संशोधन कब होता है? तो 2003 में होता है, और इसमें बोडो, BDMS याद रखिएगा, 92 में BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तौर पर इसको संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये कब होता है? तो 2003 में। तो इसका सही उत्तर है बी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग क्या है? जिसको हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, जैसे ये महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसको महाभियोग कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग कहते हैं कि ये अनुच्छेद जो 52 है, ये कहता है कि हमारे मतलब एक राष्ट्रपति होगा, हमारा क्या होगा? देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसी तरीके से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 क्या देता है? एक पावर देता है ना, जिसको हम कहते हैं क्षमादान पावर, ठीक है, क्षमादान देता है, ठीक है। जैसे किसी का मतलब किसी को ऐसे हो जाता है कि मृत्युदंड दिया गया है, तो उसको क्षमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 61, है ना। 61 के अनुच्छेद 61 के तहत पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति अनुशासन लागू करने का प्रावधान करता है। देखिए आप लोगों को है ना, हम बता देते हैं कि अनुच्छेद को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें से जितना भी अनुच्छेद तकरीबन आपको अगर याद हो जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ आपका मार्क्स आने का संभावना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, 352, 356, 360, 370। ठीक है, तो 352 है ना, ये जो है राष्ट्रीय आपातकालीन लगाता है, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी का है। और 360 जो है इसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, यानी वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, यानी वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 370 तो ये जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला जो विशेष दर्जा देता था 370 अनुच्छेद 370, लेकिन इसको क्या किया गया 2019 में, है ना, अगस्त का टाइम था, 5 और 6 अगस्त 2019 को इसको क्या किया गया, रिपील, यानी इसको हटा दिया गया। अभी ये मतलब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 356, बी इसका सही उत्तर है, 356। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है, 356। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने वर्ष होना चाहिए, बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए, तो 35 वर्ष का जब हो जाइएगा तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन दे दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, ठीक है, MLA, या फिर आप सांसद बनना चाहते हैं, MP, ठीक है, विधायक होते हैं MLA और सांसद बनते हैं, तो इसके लिए आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, अगर आप ये ना लोकसभा का, ठीक है, याद रखिएगा, MP भी लोकसभा का। ठीक है, अगर MP बनना चाहते हैं राज्यसभा का, यानी सांसद राज्यसभा का बनना चाहते हैं, तो आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। ठीक है, एक बात और बताते हैं आपको, अगर आप वोट देना चाहते हैं, ठीक है, चुनाव में वोट देना चाहते हैं, तो आपकी आयु होनी चाहिए, वोटर की आयु कितनी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, 35 वर्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है सिर्फ अभी इतने साल में 1950 से लेकर 2026 में तक प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, है ना। पहला हमारे संविधान का जो पहला पेज है पलटिएगा तो वहाँ पर पहले प्रस्तावना आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड, ऐसे बोल करके लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1950 से लेकर के और 2026 तक सिर्फ एक ही बार संशोधित किया गया है। और ये कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 को किया गया था। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो लघु संविधान, और इसमें ना क्या बोलते हैं कि 3 वर्ड को जोड़ा गया था संविधान में। एक तो है समाजवादी, ठीक है, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तो इसका आंसर सही होगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा गया, सोशलिस्ट, क्या लिखा गया, ठीक है, सेक्युलर, दूसरा वर्ड क्या लिखा है, सेक्युलर। और एक तीसरा वर्ड भी लिखा गया है जिसको हम लोग इंटीग्रिटी कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है, इसको अखंडता कहते हैं, अखंडता। ठीक है, इसको समाजवादी कहते हैं और इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, ए है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, याद रखिएगा, राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है, जो कि हमारा आर्टिकल 154 के तहत पे होता है ना। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि किसी भी राज्य सरकार का जो मुखिया होगा, यानी जो सर्वोच्च पद होगा, वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद से जो भी होंगे, है ना। चलिए, ठीक है, मुख्यमंत्री भी आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। हमारे बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आसान है, कोई भी बता सकता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में भी कमेंट करेंगे। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि राज्यपाल कौन है हमारे बिहार के, है ना, और वो कितने नंबर के राज्यपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मूल उद्देश्य और महत्व क्या था? ठीक है, पंचायती राज जो है उसका लागू करने का मूल उद्देश्य क्या था? तो पहला है केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ाना, दूसरा है सैन्य प्रशासन को मजबूत करना, तीसरा है स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, और चौथा है धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो पंचायती राज सिस्टम जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ये स्वशासन से रिलेटेड है, सेल्फ गवर्नमेंट, LSG जिसको कहते हैं। ठीक है, LSG। अब इसमें पंचायती राज भी आता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसकी स्थापना करना था। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा, ये जो जोड़ा गया था ये किस भाग में जोड़ा गया था? तो इसको भाग 9 में जोड़ा गया था, और अनुसूची। ठीक है, ठीक है, अनुसूची हमारा 15वां था, 11वां अनुसूची जो था 11वीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार के विभिन्न स्तरों, ठीक है, जब सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जब स्थानीय सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, एक होता है कि वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जो होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर जैसे हमारा जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले केंद्र, ठीक है, उसके बाद से राज्य, ठीक है, उसके बाद से हमारा स्थानीय, तो ये हमारा है वर्टिकल। क्या है? वर्टिकल में आएगा। क्या है? तो इसका मतलब, इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण, ये इसको कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल कब होगा, यानी क्षैतिज कब होगा? जब सरकार का जो पावर है वो सरकार के अंदर ही वितरण हो जाए। जैसे ये कैसे जाएगा? विधायिका को जाएगा, ये वाला नहीं, क्षैतिज क्या होता है कि अपने अंगों में बांटा जाए। जैसे कार्यपालिका को जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, उसी तरीके से विधायिका। अगर जो सत्ता का जो पावर, सत्ता जो है, अगर विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका में बंटवारा होता है तो उसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगर सत्ता जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय में वितरण होता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसका सही उत्तर है सातवां का, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन, निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इस सिंपल सी बात है, बिहार के राज्यपाल ही दिलाएंगे। ठीक है, बिहार के राज्यपाल अभी जो है 43वें नंबर के बिहार के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, ये रिटायर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे एक और याद रखिएगा, श्री सम्राट चौधरी। अभी सम्राट चौधरी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2000 में किन नए राज्यों का गठन किया गया? ठीक है, तो 2000 में ना 3 राज्य बनते हैं। 2000 में 3 राज्य बनते हैं। तो याद रखिएगा, तीनों का तीनों जो है नवंबर में बना हुआ था। तीनों का तीनों नवंबर में बना था। 1-9-15 1-9-15। ठीक है, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग होता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होता है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तरांचल अभी जो है उत्तराखंड हो जाता है, तो उत्तराखंडी लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये बिहार से झारखंड होता है, बिहार से झारखंड होता है। तो इसका उत्तर आप देखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो ऑप्शन है आपका ए आंसर है। ठीक है, ए आंसर है। 2000 में ये अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो पंचायती राज जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? एक बात समझ लेते हैं कि हमारा जो बिहार है ना, बिहार है सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने वाला, यानी 50% किसी ने भी नहीं दिया है, और बिहार ने 50% आरक्षण दिया है पंचायत के इलेक्शन में। तो ये कब होता है? तो ये 2006 होता है। ये नीतीश, हमारे भूतपूर्व जो सीएम थे नीतीश कुमार, उन्हीं का देन था कि ये मतलब महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 22 के अनुसार निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम कितने अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 की बात है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2025। तो याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब है ना, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को, है ना, बिना किसी के मंजूरी के, बिना किसी यानी बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड के बिना मंजूरी के हम लोग कितने दिन तक रख सकते हैं इनको? हिरासत में कितने दिन तक रख सकते हैं? तो 3 महीने तक इसको रख सकते हैं। तो याद, 3 महीने क्या, अभी तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने ये सोनम वांगचुक का केस देखा होगा। ठीक है, सोनम वांगचुक, ठीक है, सोनम वांगचुक का केस देखा होगा, जिन्हें 170 दिन तक, ठीक है, 170 दिन, तकरीबन 6 महीने होता है ये, तकरीबन 6 महीने इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पर NSA लगा करके इनको 170 दिन जेल में बिना कोई वजह के इनको रखा गया था। ठीक है, और अभी आप लोग को ये भी मालूम था कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके तहत इन्होंने मतलब आमरण अनशन पर थे, है ना, और बहुत सारा बात एक्चुअली एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उपवास पर थे, यानी आमरण अनशन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के दौरान मतगणना, काउंटिंग ऑफ वोट्स का कार्य निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो क्या वो राष्ट्रपति की होती है,
क्या प्रधानमंत्री की होती है या राज्यपाल की होती है या फिर चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो चुनाव कराने का यानी मतगणना कराने का, काउंटिंग ऑफ वोट्स कराने का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग का होता है। किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के बारे में है। और हम ये बता देते हैं कि हमारे ज्ञानेश बाबू, ठीक है, यानी श्री ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं, एंड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम अनुमेय यानी परमिसेबल संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी सीट कोई भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में, और कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए अधिकतम 500 है ना, और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। ठीक है, दो चार ऐसे भी स्टेट हैं है ना, तो जिनकी संख्या जैसे सिक्किम के देखें है ना, तो आप बताइए कि सिक्किम की सीट कितनी हो सकती है। ठीक है, उसी तरह मेघालय होता है, मेघालय का भी सीट कम है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीट है। तो आप ये बताइएगा उत्तर प्रदेश की है ना विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, इसको आप कमेंट करें। यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर दे रहे हैं, इसको आप पूरा करेंगे है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसको? ठीक है, तो ये क्या है? सिक्का जो जारी करने का अधिकार है वो भारत सरकार को है। याद रखिएगा सिक्का जो है ना, सिक्का जारी करने का अधिकार भारत सरकार को है। नोट जारी करने का यानी 2 रुपए से ऊपर, 2 रुपए और ऊपर, ठीक है, 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर जो भी है नोट जारी करने का काम वो भारतीय रिजर्व बैंक करवाती है, लेकिन सिक्का जो है भारत सरकार की वित्त मंत्रालय करवाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? ठीक है, जब मार्शल लॉ लग जाता है ना, यानी मिलिट्री का सैन्य शासन जब लग जाता है तो उस समय आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। तो ये अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जब भी मार्शल लॉ लगता है यानी मिलिट्री का शासन लग जाता है, आर्मी का सैन्य शासन लग जाता है, तो आपका जितना भी मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ दिनों के लिए जब तक मार्शल लॉ लगता है उतने दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद उसका 34 है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, या एम ए अयंगर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे? तो याद रखिएगा ये जीवी मावलंकर थे यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, तो उसी टाइम में ये उपाध्यक्ष थे और ये पहले कानून मंत्री, हमारे आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी दूसरी अनुसूची जो है भारतीय, ठीक है, दूसरी अनुसूची जो है हमारे भारतीय संविधान के राज्यपालों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, तो वेतन से जो भी संबंधित है वो दूसरी अनुसूची है। ठीक है, दूसरी अनुसूची। पहला जो है नाम से संबंधित है, नाम यानी राज्य का और भारत का और भारत के राज्यों के नाम से संबंधित है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में अनुसूचित
जातीय यानी एससी के लिए कुल कितने सीट आरक्षित है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में हमारे लोकसभा में, है ना, यानी लोकसभा में 543 सीट है, ठीक है। और ये एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, है ना, 84 सीट है। और एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 84। कितना होगा? 84। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव कब हुए थे। पहली बार, है ना, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित हुआ था उसका चुनाव कब होता है? तो ये होता है जुलाई 1946 में, ठीक है। जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ था। और याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय ब्रिटिश इंडिया में 296 सीट हुआ करते थे, जिसमें से कांग्रेस जो है 208 सीट जीतती है ना, और बाकी मुस्लिम लीग और अन्य सीट लेके चले जाते हैं। अन्य जो है वो सीट उनको मिलता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीट, है ना, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलता है और बाकी अन्य को 15 मिलता है। तो इस तरीके से वहाँ पर आईएनसी का दबदबा रहता है, यानी कांग्रेस का दबदबा रहता है। पहली बार चुनाव जुलाई 1946 में होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? तो इसको भी फिर से इम्पीचमेंट ही कहा जाता है। यह डायरेक्टली अगर कोई हटाएगा तो हमारे राष्ट्रपति हटाएंगे। याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं की उंगली पर किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए याद रखिएगा जब बाबू आप वोट देने जाते हैं तो जो वहाँ पर वोट देने से पहले आप वहाँ पर जाते हैं तो आपकी उंगली पर यहाँ पर एक स्याही लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो स्याही ना आप जितना भी रगड़िएगा वो मिटता नहीं है। ये चोरी, वोट की चोरी रोकने के लिए किया जाता है। तो ये ना AgNO3 की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी Ag से सिल्वर और ये नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट युक्त अमिट स्याही होती है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। और याद रखिएगा ये ना ये जो स्याही है स्पेशल कर्नाटक में बनती है, ठीक है, कर्नाटक में बनती है। वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, है ना, वार्निश लिमिटेड। ये कंपनी सिल्वर नाइट्रेट युक्त अमिट स्याही बनाती है जो आपको मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाती है, ठीक है। और ये मिटने वाली नहीं होती, जल्दी मिटती नहीं। आप देखते हैं 10, 15, 20 दिन, महीना दिन वैसे के वैसे ही रह जाता है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जो बोलते हैं। ये कब पारित हुआ था? ठीक, हाँ, ये कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। तो इसके तहत ना आप कोई भी सरकारी संस्था से, है ना, कोई भी मतलब सूचना आप ग्रहण कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें ये सूचना दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? बहुत लंबा समय लगा है ना, और इसीलिए, है ना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। क्या नंबर A दिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, नंबर B 3 वर्ष दिया हुआ है, नंबर C 4 वर्ष 5 महीने और नंबर D 1 वर्ष 6 महीने। तो इसका सही उत्तर है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का अवधि लगा है। हमारे भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है, ठीक है। याद रखिएगा इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, है ना, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के समय कौन सी मौलिक अधिकार लागू रहता है, यानी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपातकाल लग जाता है, आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 से आपातकाल लगता है। क्या लगता है? हमारा आपातकाल लगता है। तो इसमें याद रखिएगा दो, खास करके दो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, ये 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण की स्वतंत्रता जो है वो है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होती है। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी अपराधों के लिए दोषित आरक्षण संरक्षण होता है। ठीक, ठीक है, तो आर्टिकल 20 जो है अपराधों से संबंधित जो संरक्षण होता है, दोषित को संरक्षण देने का काम करती है। और ये आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। तो ये दोनों आर्टिकल कभी भी आपका निलंबित नहीं होता है। ठीक है, लागू रहता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपकी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? थोड़ी देर पहले भीमराव अंबेडकर की बात करते थे हम लोग। तो इन्होंने ये प्रारूप समिति, हमारे भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, और इनको 1990 में जाकर के भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न जो होता है सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? थोड़ी देर, ये वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है ना, ये इसका कोई मतलब, लोकसभा बनने के लिए है ना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए है ना, और ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक आप लोग ATMM, ठीक है, ATMM, तो इससे असम होता है, इससे त्रिपुरा होता है, इससे मेघालय, इससे मिजोरम। ठीक है, फिर से बोलते हैं, ATM याद रखिएगा, ATM। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ए है। इसका सही उत्तर क्या है? ए है। मणिपुर को छांट दीजिएगा तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर को मत इंक्लूड कीजिएगा। मेघालय और मिजोरम, MM से मेघालय और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 75वीं रिपब्लिक डे, जैसे ये क्वेश्चन 2024 की है तो इसीलिए यहाँ पर ना 2024 का क्वेश्चन, उस समय गणतंत्र दिवस पर हमारे रिपब्लिक डे यानी जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये कौन आए थे? इमानुएल मैक्रोन। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और आप ये बताइएगा, अभी 2026 है, ठीक है, तो 2026 में कौन आया है इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट करिए और बताइए कि 2026 में कौन आए थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बताते हैं, जब संविधान 1950 में हमारा संविधान जब लागू होता है तो जैसे मूल अधिकार, मौलिक जो अधिकार थे यानी फंडामेंटल राइट्स थे, वो टोटल कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन अब, है ना, अब ये 6 रह गए हैं। कितने रह गए हैं? 6। एक जिसको हम कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार, है ना। इसको संपत्ति का अधिकार को अब क्या कर दिया गया है ना, विधिक अधिकार कर दिया गया है, यानी लीगल राइट कर दिया गया है, विधिक अधिकार। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में लगा दिया गया है, तो आर्टिकल 300A में इसको सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास, तो 6 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये क्या संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से है, मूल अधिकार से है, संघ की राजभाषा से है और वित्तीय आपात से है। तो इसका सही उत्तर है संघ की राजभाषा। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है ना। मूल अधिकार यहाँ पर 12 से 35 का है ना। अनुच्छेद 12 से 35 और 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है, और वित्तीय आपातकाल जो है 360 है। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में से लगता है। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जीवन का अधिकार के बारे में। ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, यानी निलंबित नहीं होता है, कोई भी आपातकाल लगने पर भी ये निलंबित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 21 जो है ना, जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र समर्पित करता है, यानी सौंपता है। अगर इनको पद से हटना है तो इनको लिखेंगे अपना रेजिग्नेशन। क्या लिखेंगे? रेजिग्नेशन। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को हटना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट को हटना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, उपराष्ट्रपति। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटना है तो वो प्रेसिडेंट को। भाई अदला बदली कर लो, अदला बदली। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे टोटल जो सूची है ना, जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट है वो 3 है। एक तो होता है संघ सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, ठीक है, और एक होता है कि समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सरकार, मतलब सेंटर यानी संघ या राज्य या दोनों, कौन कौन से विषय पर कानून बना सकते हैं, ये सूची में सम्मिलित होता है। तो अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो राज्य सूची में आता है। किस सूची में आता है? राज्य, यानी स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपका राज्य सूची का उत्तर है। क्या है? राज्य सूची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो ये ना आर्टिकल 300 जो है ये ओवरऑल इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है वह अनुच्छेद 243 के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में बोला गया है कि एक राज्य का मतलब इलेक्शन कमीशन भी होगा, चुनाव आयोग भी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 243 में बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024, चलिए वर्ष 2024 के संदर्भ में बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कल्याण मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर SC और ST वेलफेयर मिनिस्टर की बात हो रही है, वेलफेयर मिनिस्टर। और ये कौन से साल की बात हो रही है? तो 2024। तो 2024 में जान रहे हैं उस समय जनक राम आपके SC ST के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो लेकिन अभी 2026 की बात हो रही है, तो इसमें लखेंद्र पासवान
ठीक है, लखेंद्र पासवान या लखेंद्र कुमार रोशन आपके SC/ST मिनिस्टर है, ठीक है, SC/ST कल्याण मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर ना ये अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है। ये आपका UCC से है। ये पशुपालन से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, ठीक है, या फिर गोवध से रिलेटेड है, गोवध संरक्षण से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो है सेंटर और स्टेट का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिलेटेड, सेंटर और स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी गुड, ओके। तो इसका UCC का मतलब होता है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा वो कौन थे? तो जगन्नाथ कौशल थे, या फिर रामचंद्र ढोंडिबा भंडारे थे यानी RD भंडारे थे, के सुंदरम थे, या फिर देवकांत बरुआ थे। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है RD भंडारे। क्या नाम है? RD भंडारे। तो ये का सही उत्तर है, ठीक है। उस समय हमारे जब ये आपातकाल कब लगा था? 24 जून 1975 को हमारा आपातकाल लगा था। पूरे भारत में आपातकाल लग गया था। उस समय हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहा करती हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ मिश्र जी थे। जगन्नाथ मिश्रा जी उस समय हमारे CM हुआ करते थे, ठीक है। और हमारा जो राज्यपाल थे RD भंडारे। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से कौन हटाएगा? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ना, लोकसभा के सदस्य ही उनको हटा सकते हैं। लोकसभा के सदस्य ही उनको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे, 312, 324, 356 और 360। 356 जो है ये राज्य में आपातकाल के राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में है, राष्ट्रपति शासन के बारे में है। ये आपका वित्तीय है ना, वित्तीय आपातकाल के बारे में है, आपातकाल, ठीक है। अब अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो इसका सही उत्तर B होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है? देखिए, अध्यादेश का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है तो राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश पारित करके कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। अब यही अगर राज्यपाल की बात करें तो 213 में 123 राष्ट्रपति के लिए और 213 जो है वो राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में है, आपातकालीन यानी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और ये जो है ये ना बजट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है यानी बजट, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप जैसे इन व्याख्या को देख सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको याद हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है
यानी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति जो हैं, है ना, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो जाहिर सी बात है, और ये उपराष्ट्रपति जो है हमारे लोकसभा कभी एंटर भी नहीं किए होंगे, तो इसलिए इसका सबसे पहले जो आदेश है, यानी किस सदन में पारित किया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है, यहाँ पर बोला गया है, तो याद रखिए केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा होगा, क्योंकि ये राज्यसभा से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत बार बता चुके हैं, ये अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस तिथि से लागू हुआ था? ठीक है, तो लागू कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो वोटर होते हैं, है ना, वो 21 वर्ष पर ही वोट कर सकते थे, लेकिन उसको वोटर की आयु को घटा दिया जाता है ना, आयु घटा करके 21 वर्ष से घटा करके क्या किया, आयु को घटा दिया जाता है, और ये घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 18 वर्ष किया जाता है। और ये किस दिन किया जाता है? तो ये 28 मार्च 1989 को किया जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि जो वोटर हैं उनके आयु को 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कब होता है? तो 1989 में 28 मार्च को 1989 में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? है ना, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन होगा, है ना, और ये 44वां संविधान संशोधन होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और इसको हटा करके आर्टिकल 300A बना दिया गया, जिसको हम लोग लीगल राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल राइट, यानी विधिक कानून कहते हैं, विधिक कानून कहते हैं। एक बात समझते हैं कि जो हमारा संविधान बना था उस समय हमारा मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 7। लेकिन अब हमारा मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का निर्माता यानी मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, है ना, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इनको मतलब आधुनिक बिहार के निर्माता कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि हमारे जो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये आज़ाद भारत के प्रथम, बिहार के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह जो थे हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आप क्या करिएगा कि मतलब बिहार के पहले गवर्नर का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना, बिहार के पहले गवर्नर का नाम बताइएगा। और अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, बिहार विभूति। ठीक है, तो ये था हम लोग का, है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, है ना। आज तक हम लोग ने मतलब इस सेशन में हम लोग ने 50 पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं जो वाकई में पिछले साल के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर आपको सीखना है, ज़िंदगी में कुछ सीखना है, तो पीछे देखना होगा। ठीक है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को जीना है, तो आपको आगे चलना होगा। तो आगे चलिए और अपने तैयारी को हमारे साथ और मजबूत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।